जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ की। देखिए किरचॉफ्स लॉ क्या होते हैं, कहाँ हम इनको प्रयोग करते हैं, पहले उनके बारे में समझ लेते हैं। अभी तक जैसे क्लास 10th में आपने वैद्युत परिपथ पढ़े थे, तो परिपथों में आपने क्या पढ़ा था कि या तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते थे या प्रतिरोध समांतर क्रम में होते थे, या कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी भी परिपथ में प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम भी हमको देखने को मिलता था। ठीक है, कुछ इस प्रकार के परिपथ मान लीजिए कि परिपथ इस प्रकार से बन रहे हैं आपके कि यहाँ पर प्रतिरोध लगे हुए हैं इस प्रकार से, और ये किसी बैटरी से या सेल से जुड़े हुए हैं। ठीक, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या मिश्रित क्रम देखने को हमें मिलता था। तो इन प्रतिरोधों को हम क्या करते थे, इन प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने के लिए या इन प्रतिरोधों से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करने के लिए या इनके सिरों का विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन यूज करते थे। साथ ही साथ हम क्या करते थे, साथ ही साथ हम इसमें ओम के नियम का प्रयोग करके विभवांतर और धारा भी इनमें ज्ञात कर लेते थे। परंतु अगर बात करी जाए परिपथों की, यहाँ पर क्या है कि इस परिपथ में केवल एक ऊर्जा स्रोत है, केवल एक सेल या एक बैटरी लगी हुई है। लेकिन कभी कभी कुछ परिपथ हमको ऐसे भी अब देखने को मिलेंगे जिनमें एक ही परिपथ में एक से अधिक सेल या ऊर्जा स्रोत लगे होंगे। इस प्रकार के परिपथों को जब हम सॉल्व करते हैं, इस प्रकार के परिपथों से प्रवाहित होने वाली धारा या उनमें विभवांतर जब हमें ज्ञात करना होता है, तो हम साधारण जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के फॉर्मूले थे, सूत्र थे, उनको प्रयोग नहीं कर पाते। उनको प्रयोग सॉल्व करने के लिए या उनके मान ज्ञात करने के लिए हमें एक अलग फॉर्मूला, एक अलग मेथड अपनाना पड़ता है। उसी मेथड या उसी फॉर्मूले को बोला जाता है किरचॉफ के नियम। मूलतः अगर बात करी जाए तो किरचॉफ के नियम किसी भी वैद्युत परिपथ की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में प्रयोग होते हैं। अब वैद्युत परिपथ की जटिल समस्याएं किस प्रकार की होती हैं, जरा उन समस्याओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब एक से ज़्यादा ऊर्जा स्रोत लगे हों या कुछ परिपथ आपको ऐसे समझ में देखने को मिलते हैं जिसमें श्रेणी या समांतर क्रम का संयोजन हम ना कर पाएँ, हम ये ना ज्ञात कर पाएँ कि कौन सा श्रेणी है कौन सा समांतर है, तो हम किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके उसको ज्ञात कर सकते हैं। साथ किरचॉफ के जो नियम है वैद्युत परिपथों को सॉल्व करने के, वो दो नियम हैं। प्रथम नियम की अगर बात करी जाए तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, इस नियम को धारा का नियम भी कहा जाता है, धारा का नियम। और ये जो नियम आपका होता है, ये नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये जो आपका नियम है, ये नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। क्लियर? इसे धारा का नियम कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। अगर हम इस नियम की, इस लॉ की बात करें तो ये नियम है क्या, मान लीजिए कि किसी भी परिपथ की जब आप बात करते हैं तो किसी भी परिपथ की किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर, संधि का मतलब मान लीजिए इस प्रकार से परिपथ बना हुआ है, एक प्रतिरोध ये है, ये आगे जाता है, यहाँ से आगे जाने के बाद दो भुजाएं हो जाती हैं या तीन भुजाएं हो जाती है, तो ये जो होता है बिंदु, इस बिंदु को बोला जाता है संधि। तो जब हम किसी भी परिपथ में बात करते हैं, किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग सदैव जाने वाली धाराओं के योग के समान होता है। यानी संधि पर अगर हम बात करें, इसको इन शॉर्ट अगर हम समझें तो किसी भी परिपथ में संधि पर जो करंट होता है, धारा इनकमिंग होती है, उतनी ही कितनी होती है, टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल होने का मतलब है आने वाली धाराओं का योग सदैव जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। क्लियर? जितनी धाराएं आएंगी उतनी ही धाराएं जाएंगी। या अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी भी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। अब बीजगणितीय योग सदैव शून्य होने का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी संधि की बात करते हो तो संधि पर जितनी भी धाराएं आती हैं, आने वाली धाराओं को धनात्मक और जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का आप टोटल करते हो, योग करते हो, तो संभावना रहती है जीरो मिलने की, जब सारी धनात्मक संख्याएं सारी ऋणात्मक संख्याओं के बराबर हो जाएं।
तो अगर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगी तो उनकी धनात्मक और ऋणात्मकता के कारण उनका जो टोटल होगा, जो योग होगा, वो कितना रहेगा? शून्य। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम, अर्थात किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग सदैव जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, और ये नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्योंकि धारा क्या? धारा है आवेश प्रवाह की दर। तो जितना आवेश बह के आया होगा उतना ही आवेश बह के चला जाएगा। उस परिपथ में, उस संधि पर कोई भी आवेश न तो उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट होगा, यानी कि आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होंगी। अगर मान लीजिए हम कोई परिपथ बनाते हैं, मान लीजिए ये एक संधि है, इस संधि को हमने ए नाम पॉइंट मान लिया। इस संधि पर कई तार इस प्रकार से आके मिलते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये है, इसमें धारा है आपकी I1 आ रही है, ये एक तार है, इसमें धारा I2 जा रही है, एक तार ये है, इसमें I3 आ रही है, ये एक जिसमें I4 जा रही है, ये एक जिसमें I5 जा रही है। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या होगा? इस संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं, जितनी धाराएं यहाँ पे आ रही हैं, उतनी धाराएं यहाँ से जाएंगी। अब आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? I1 और I5 और I3। जाने वाली क्या है? I4 I2। तो इस परिपथ में क्या होगा? I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल I2 प्लस I4, यानी कि आने वाली धाराओं का योग सदैव जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। इस नियम को हम धारा का नियम कहते हैं, और इसके बारे में हमें ये मालूम है कि ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें किरचॉफ के द्वितीय नियम की, तो देखिए जितनी भी समस्याएं, और ये मान के चलिए कि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल 100% आना है, क्योंकि इसी के आधार पे हम व्हीटस्टोन सेतु पढ़ेंगे, इसी के आधार पे हम मीटर सेतु पढ़ेंगे, और इसी के आधार पे हम विभव मापी की गणना करेंगे। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन 100% फंसना है बोर्ड एग्जाम में। और जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका द्वितीय नियम। प्रथम नियम तो बहुत आसान है, आने वाली धाराएं सदैव जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका द्वितीय नियम। तो अगर हम द्वितीय नियम की बात करें तो देखिए द्वितीय नियम को, जैसे हम प्रथम नियम को धारा का नियम कहते थे, वैसे ही जो द्वितीय नियम है आपका, द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम कहा जाता है। वोल्टता का नियम, ठीक है। और द्वितीय नियम जो आपका होता है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर किस प्रकार आधारित है वो समझ लीजिए। जैसे हमने बात की वोल्टता, वोल्टता का मतलब है विभव, और विभव क्या होता है? विभव होता है किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, कार्य मतलब ऊर्जा। तो ये नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। क्या होता है ये नियम? ये समझ लीजिए कि जब हम द्वितीय नियम की बात करते हैं और किसी भी परिपथ में जब किसी बंद पास, बंद पास का मतलब होता है क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सर्किट, तो जब किसी बंद पास के लिए बात करी जाती है तो मान लीजिए इस प्रकार से ये एक बंद परिपथ आपको दिया गया है ये, और इस परिपथ में मान लीजिए ये एक सेल लगा हुआ है, ये एक प्रतिरोध लगा है, और एक सेल मान लो यहाँ लगा है, ठीक है। इसके अलावा ये बना हुआ है, ये परिपथ मान लीजिए बना हुआ है। हम इसमें देखें तो इसमें दो बंद पास बन रहे हैं, एक बंद पास ये बन रहा है, एक बंद पास ये बन रहा है। ऊपर वाले बंद पास में अगर हम बात करें तो ऊपर वाले बंद पास में क्या है कि दोनों सेल यूज हो रहे हैं, दोनों के विद्युत वाहक बल काम करेंगे। नीचे वाले बंद पास में केवल एक सेल का ही विद्युत वाहक बल काम करेगा। तो अगर ऊपर वाले में दो विद्युत वाहक बल काम करेंगे तो धाराएं भी दो होंगी, नीचे वाले में एक विद्युत वाहक बल कार्य करेगा तो धारा एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। एक बात समझिए, जैसे मान लो इससे धारा I1 निकलती है, कितनी निकल के आ रही है? I1। इस सेल से निकल के आ रही है I2, तो इस वाले परिपथ में कितनी जा रही होगी? I1 प्लस I2। ये दोनों धाराएं यहाँ पे आके जुड़ेंगी संधि पर और किधर चली जाएंगी? नीचे, ठीक। तो ये धारा इसमें I2, इसमें कौन सी है? I1। यहाँ पर फिर से आएंगी ये और अलग अलग हो जाएंगी। तो इस प्रकार अगर बंद परिपथ, बंद पास बन रहे हैं
तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है कि किसी भी बंद पास के लिए उस पास का कुल विद्युत वाहक बल सदैव उस पास में होने वाले वोल्टेज ह्रास के बराबर होता है। वोल्टेज ह्रास के बराबर होने का मतलब है, वोल्टेज ह्रास का मतलब है वोल्टेज लॉस। ठीक, वोल्टेज लॉस होता कहाँ है? प्रतिरोध में जब धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधों के कारण धारा नष्ट होने लगती है, जिसको वोल्टेज ह्रास या वोल्टेज लॉस कहा जाता है। अब इसको अगर हम और थोड़ा डिटेल में समझें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी बंद पास में वैद्युत वाहक बल एवं पास में लगे प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धाराएं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। समझ लीजिए फिर से, किसी भी पास में लगे विद्युत वाहक बलों का योग सदैव पास में लगे प्रतिरोधों एवं उनके संगत धाराओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल सदैव पास में लगे प्रतिरोधों एवं उनकी संगत धाराओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो अब अगर हम इस आधार पे देखें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ E माइनस आई आर इज इक्वल 0, यानी किसी भी परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल सदैव उस परिपथ में लगे प्रतिरोधों और उनकी संगत धाराओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये जो नियम है, इस नियम को बोला जाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम में समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि प्रथम नियम तो हम आसानी से अप्लाई कर लेते हैं कि आने वाली धाराएं सदैव जाने वाली धारा। द्वितीय नियम को हम कैसे यूज करेंगे? जब हम द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे तो द्वितीय नियम को प्रयोग करने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि सबसे पहले हम धारा का जो चक्रण है, जो रोटेशन है, जो चक्रण है, हम उसको निर्धारित कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसमें धारा का चक्रण इस प्रकार से मान लेते हैं कि धारा ऐसी घूमनी चाहिए और धारा का चक्रण परिपथ में या पास में लगे किसी भी एक सेल के आधार पे आप निकाल सकते हो। इस तरीके से घूमनी चाहिए धारा, हमने इस सेल के आधार पे ले लिया। इसमें मान लीजिए एक ही सेल है तो हम कहते हैं ऐसी घूमनी चाहिए धारा। ठीक, तो जब आप चक्रण निर्धारित करते हो उसके बाद आपके पास दो कंडीशंस आती हैं। अगर किसी बंद पास में चक्रण निर्धारित करने के बाद चक्रण के अनुसार, यानी कि ये जो हमने लिया है रोटेशन, ये रोटेशन जो धारा दिखा रहा है वो धारा अगर बैटरी के धन सिरे से निकलती है और ऋण में प्रवेश करती है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। यानी कि चक्रण अगर धन सिरे से शुरू होकर ऋण पे खत्म होता है, धन से शुरू होता है तो विद्युत वाहक बल धनात्मक, और अगर ऋण से शुरू होकर धन पे खत्म होता है, धारा ऋण सिरे से निकल के धन सिरे की ओर चलती है, यानी कि उल्टी धारा प्रवाहित होने दिशा प्रदर्शित करता है, तो उसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है। पहला, जैसे इसमें देख लो, इसमें चक्रण ये रहा, कहाँ से निकल रहा है? बैटरी के धन से, तो इसका विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा। ये चक्रण किधर जा रहा है? ऋण में जा रहा है, वो धन में जा रहा है और ऋण की तरफ से फिर निकल रहा है, तो ये उल्टा माना जाएगा, इसका विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। क्लियर? दूसरी शर्त कि जो धाराएं चक्रण के समान होती हैं वो धाराएं धनात्मक ली जाती हैं और जो धाराएं चक्रण के विपरीत आती हैं वो धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। क्लियर? जैसे अब इसमें बात करें तो देखो चक्रण ऐसा है और I1 की दिशा भी देखो आगे की तरफ है, तो I1 धनात्मक, चक्रण घूम के ऊपर वाली भुजा में पीछे की तरफ जा रहा है और धारा आगे आ रही है तो ऊपर वाले की धारा ऋणात्मक। क्लियर? तो जो चक्रण के समान होते हैं सेल, उनका विद्युत वाहक बल धनात्मक, धारा भी धनात्मक वहां उस भुजा में होती है, और जो धारा या विद्युत वाहक बल उल्टा होता है वो दोनों ऋणात्मक लिए जाते हैं। इन शर्तों को प्रयोग करके हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, इस पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले सालों में बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए परिपथ में, संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान तथा ए व वी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्लियर? ये परिपथ दिया जा रहा है, इसमें धारा का मान निकालना है। कहाँ पे? 3 ओम में प्रतिरोध में धारा और ए और बी के बीच विभवांतर। तो ए और बी के बीच विभवांतर के लिए हमारे पास V इज इक्वल क्या होता है? IR। R है, हमको क्या चाहिए? I चाहिए, करते हैं ज्ञात।
कैसे ज्ञात करेंगे समझिए। अब इसमें देखो, ये जो परिपथ आपको दिया जा रहा है, इस परिपथ में हम क्या करते हैं, हम इस परिपथ में धारा का चक्रण निर्धारित करते हैं। पहले तो परिपथ में जो धारा दी जा रही है उसकी दिशा देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटे बने हुए हैं एरो, इधर दिखाई जा रही है, I2 इधर दिखाई जा रही है, और यहाँ पे मिलने के बाद धारा इधर जाती है I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2, क्लियर। चलो ठीक है, I1 प्लस ठीक है, जैसा दिखाया जा रहा है हम उसी के आधार पे चलते हैं। अब देखिए समझ लेते हैं क्या है धारा। ओके, I1 इधर से आई है, I2 इधर से आई है, दोनों मिलके I1 प्लस I2 हो गए हैं। इसके बाद धारा इधर से इधर आएगी, इसमें चली जाएगी और बची हुई इसमें लौट के आएगी, ठीक। अब देखिए धारा हमको मालूम है, जो दी गई है उनकी दिशा हमने पहले एक मान ली। अब हम चक्रण निर्धारित करते हैं। चक्रण की अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम नीचे वाले सेल के आधार पर चक्रण लेते हैं, ये बड़ा सेल है, इसको हम लूप 1 मान लेते हैं, और चक्रण हम मानते हैं कि ऐसी धारा जाएगी घूम के ऐसी, और इधर से घूम के आएगी ऐसी। ऊपर वाले में सेल लगा, उसके आधार पर अगर हम चक्रण की बात करें तो चक्रण ये दिखा रहा है कि धारा ऐसी जाएगी और घूम के ऐसी आएगी। दोनों लूप के हमने चक्रण निर्धारित कर लिए हैं। अब दोनों लूप में अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, एक एक लूप करके सॉल्व करते हैं। तो हम वही लेके आते हैं इन लूप, या हम कहें लूप का मतलब है बंद पाश। बंद पाश, बंद पास कौन सा लिया है, पहला हमने लिया है DFEC, DFECD। कौन सा बंद पास है, पहले इस बंद पास में देखिए। अब इस बंद पास में हम क्या लगाएंगे, हम द्वितीय नियम लगाएंगे। क्या नियम लगाएंगे, द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम की बात करी जाए तो क्या होता है, सिग्मा E इज इक्वल सिग्मा IR। अब देखो दूसरे वाले में कितने सेल हैं, 1 2, 2 सेल आ रहे हैं। नीचे वाले सेल के धन से धारा निकल रही है, ऊपर वाले के धन में प्रवेश कर रही है, जबकि प्रवेश ऋण में करनी चाहिए। नीचे वाले के धन से निकल रही है, इसका मतलब ये सेल सीधा है। ऊपर वाले के धन में प्रवेश कर रही है, मतलब ऊपर वाला सेल उल्टा लगा है। इस आधार पे अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा E इज इक्वल होगा 5 माइनस 2, 2 हो गए। अब देखो सिग्मा आई आर के लिए आपको प्रतिरोध मालूम है। इस पास में कितने प्रतिरोध हैं, इस पास में प्रतिरोध हैं 1, केवल 3 ओम, और इस 3 ओम के प्रतिरोध में केवल एक धारा है I1, ठीक है। 3 ओम के इसमें केवल एक धारा I1 है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कितना होगा, 3I1, केवल I1 है। तो अगर हम यहाँ से याद करें तो ये क्या हो जाएगा, 3I1 इज इक्वल 3। तो यहाँ पर हमें धारा का मान मिल गया I1 इज इक्वल 3 एम्पियर। एक निकल आया, एक धारा तो आ गई जो हमको ज्ञात करनी थी 3 ओम वाले में। अब बात करते हैं आगे क्या है दूसरा। तो अगर हम इसकी बात करें बंद पास कौन सा है दूसरा, FABEF, यानी कि 2। अगर बंद पास 2 में हम बात करते हैं तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, द्वितीय नियम लगाएंगे। द्वितीय नियम से अगर हम द्वितीय नियम से इसमें बात कर रहे हैं तो इसमें द्वितीय नियम के आधार पे क्या निकल के आएगा। अब देखिए द्वितीय नियम के आधार पे निकालते हैं तो ऊपर वाले में देखो एक सेल है और रोटेशन जो है उसकी धारा सेल के धन से निकल के ऋण में ही जा रही है, तो सेल तो सीधा है। फॉर्मूला होता है सिग्मा E इज इक्वल सिग्मा IR। मान रखते हैं सिग्मा E का मतलब 2 इज इक्वल सिग्मा IR।
कितना प्रतिरोध है? केवल एक प्रतिरोध है 2 ओम का। और इस प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है? इसमें धारा जा रही है I1 प्लस I2। 2 से 2 कैंसिल हो गई, कितना आया? 1। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल 1। I1 का मान रखेंगे तो 3 प्लस I2 इज इक्वल 1, यानी कि I2 इज इक्वल 1 माइनस 3, यानी कि I2 इज इक्वल माइनस 2 एम्पियर। ठीक, अब यहां पे देखो, 2 चीजें हमको निकालनी थी, उन 2 चीजों की हम बात करते हैं। 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम प्रतिरोध में धारा, ठीक है। 3 ओम प्रतिरोध में कौन सी धारा थी? I1। कितना मान आया? 3 एम्पियर, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए था AB। कौन सी भुजा दी थी? AB। भुजा AB के बीच विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला आपने पढ़ा है I इंटू आर। तो AB के बीच धारा कितनी है? I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 इंटू प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। तो ये जो आपका आएगा I1 प्लस I2 कितना आया है? 1। इस हिसाब से आएगा 1 इंटू 2 मतलब 2 एम्पियर, सॉरी 2 वोल्ट विभव है, तो ये आएगा आपका 2 वोल्ट। क्लियर? तो दोनों आंसर निकल आए। एक आंसर आपका ये हो गया और इसका हमें जो विभव निकालना था उसका आंसर हो गया ये। ठीक है, देख लीजिए, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे और नोट कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ पर किरचॉफ के नियमों को लागू कर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा डायग्राम में दिखाई गई है। किस प्रतिरोध में कितनी है? इस वाले में 4 ओम वाले में प्रतिरोध में धारा कितनी है? I1, ये दिखाई जा रही है। 2 ओम वाले में बात करें तो ये इधर से आ रही है धारा कितनी? I2। और ये दोनों मिलके इधर जा रही हैं 5 ओम वाले में I1 प्लस I2। अब जरा इसको देखो, इस परिपथ की अगर हम बात करें तो इस परिपथ में 2 बंद पास बन रहे हैं। एक बंद पास ये बन रहा है इधर वाला, और एक बंद पास बन रहा है इधर। इसमें भी एक सेल है, उसमें भी एक सेल है। हम धारा का रोटेशन ले लेते हैं, चक्रण दिखा देते हैं। चक्रण मान लीजिए ऐसा होना चाहिए सेल के हिसाब से। इसमें भी चक्रण हम मान लेते हैं कैसा होना चाहिए। इसमें सेल उधर लगा है, सेल के हिसाब से चक्रण होना चाहिए ऐसा। ठीक, अब दोनों पास को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और हम समीकरण बनाएंगे। तो देखिए पहले हम कौन सा लेंगे? बंद पास 1 में, पहले वाले में द्वितीय नियम लगाते हैं। द्वितीय नियम से, अगर द्वितीय नियम से देखा जाए तो फॉर्मूला होता है द्वितीय नियम का सिग्मा E इज इक्वल सिग्मा IR। अब देखो एक सेल है और चक्रण के हिसाब से सेल के धन से धारा निकलती है, ऋण में जाती है, यानी कि सेल धनात्मक हो गया। विद्युत वाहक बल इसका धनात्मक हो गया, यानी कि 3 इज इक्वल। प्रतिरोध इसमें 2 है। 4 ओम प्रतिरोध में धारा I1 है और 5 ओम में I1 प्लस I2 है।
अब देखो 4 ओम में धारा I1 इधर जा रही है, चक्रण भी इधर जा रहा है, तो I1 भी धनात्मक। 5 ओम में धारा नीचे आ रही है, चक्रण भी नीचे आ रहा है, तो I2 भी धनात्मक, मतलब 5 ओम की धारा भी धनात्मक। दोनों धाराएं धनात्मक हैं, मतलब 4 × I1 प्लस 5 धारा है I1 प्लस I2। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इज इक्वल 3, यानी कि 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल 3, समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 आ गया पहले पास का। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो बंद पास 2 ले लेते हैं। बंद पास 2 में, पास 2 में देखो जरा, बंद पास 2 में कौन सा नियम लगाएंगे? द्वितीय नियम। द्वितीय नियम से द्वितीय नियम लगाइए इसमें भी, सिग्मा ई इज इक्वल सिग्मा आई आर। अब इसमें देखो, इसके हिसाब से देखें तो बंद पास 2 में देखो जरा, चक्रण की जो धारा है वो बैटरी के धन से निकल रही है, ऋण में जा रही है, यानी कि ये वाला सेल भी धनात्मक, तो 1 इज इक्वल, पहला प्रतिरोध 2 ओम, धारा ऊपर इधर जा रही है, चक्रण भी इधर आ रहा है, तो ये धनात्मक, यानी कि 2I1 प्लस, इसमें देखो चक्रण भी नीचे, धारा भी नीचे, तो 5I1 प्लस I2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल 2I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2, टोटल मिला के 7I1 प्लस 5I2 इज इक्वल 1। क्लियर? अब देखिए दो समीकरण मिल गए, इसमें भी I1 I2 है, उसमें भी I1 I2 है, दोनों समीकरणों को द्विघात समीकरण, मतलब दो समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण एक में से 2 को घटाते हैं। एक में से 2 घटाएंगे तो एक क्या था, 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल 3, इधर आया 7I1 प्लस 5I2 इज इक्वल 1। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे, 7 9 में से 7 जाएगा, 2I1 इज इक्वल 2, यानी कि जो आपका निकल के आया I1 इज इक्वल निकल के आया 1 एम्पियर। ठीक है, I1 इज इक्वल 1 एम्पियर निकल के आया। ठीक, दूसरी हम बात करते हैं, किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं इसका मान, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 में मान रखोगे तो ये 9I1 था, समीकरण 1 क्या है, 9I1 प्लस 5I2 इज इक्वल 3, तो 9 × 1 इज इक्वल 5I2। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, प्लस 5I2 इज इक्वल 3। जरा देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5I2 इज इक्वल 3, 9 उधर जाएगा माइनस का, तो I2 इज इक्वल माइनस 6/5 एम्पियर। दूसरा ये आ गया, आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो प्रतिरोध 3 है, 4 ओम में है I1, 2 ओम में है I2, ये आ गई 4 ओम के लिए, 4 ओम में धारा, ये आ गई आपकी 2 ओम में धारा। अब बचा कौन सा, 5 ओम, तो 5 ओम की धारा के लिए I1 और I2 को आप आपस में जोड़ लेंगे। I1 और I2 को आपस में जोड़ेंगे तो चलो हम यहाँ पे कर देते हैं 5 ओम में धारा। 5 ओम में धारा, इधर हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। 5 ओम में कितनी धारा आएगी, I1 प्लस I2, मतलब 1 प्लस माइनस 6/5, तो 5 में से 6 जाएगा, ये बचेगा आपका -1/5।
5 एम्पियर। क्लियर? तो इस समीकरण में भी हमारी ये धारा का मान निकल आया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संलग्न वैद्युत परिपथ के लिए प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम उसी तरीके से, इससे धारा I2, इधर से धारा I1 और इसमें I1 प्लस I2। क्लियर? देख लीजिए इस डायग्राम में जो दिखाया जा रहा है, इधर से धारा क्या निकलती है, I2 निकल के आ रही है, इधर से धारा I1 निकल के आ रही है, और ये दोनों इस पॉइंट पे C पॉइंट पे पहुंच के जुड़ जाती हैं और इधर चली जाती है I1 प्लस I2। क्लियर है? अब जब I1 प्लस I2 उधर जा रही है तो दो बंद पास बन रहे हैं। ये बंद पास पहला हमारा, ये बंद पास दूसरा। धारा का चक्कर देखो, इस सेल के आधार पे धारा इधर जाएगी और इधर से घूम के इधर, इस सेल के आधार पे धारा किधर जानी चाहिए, इधर से इधर और इधर से इधर, ये चक्रण होना चाहिए। अगर हम चक्रण के आधार पे दोनों पास के लिए अलग अलग सॉल्व करें तो अब देखो द्वितीय नियम लगाएंगे। बंद पास एक में, बंद पास एक में आपने क्या पढ़ा है, सिग्मा ई इज इक्वल सिग्मा आई आर। बंद पास एक में कितने सेल हैं, एक। वो भी देखो चक्रण धारा जो है आपकी वो धन से निकल के ऋण की तरफ जा रही है, यानी कि सेल धनात्मक है, तो विद्युत वाहक बल हो गया एक धनात्मक। अब देखो वह 1 ओम में जो धारा है कितनी है, I1 चक्रण के समान है धनात्मक। 2 ओम प्रतिरोध इस पास में आ रहा है, 2 ओम में धारा I1 प्लस I2 वो भी चक्रण के समान है, यानी कि दोनों धाराएं धनात्मक। तो ये क्या होगा, 1 I1 प्लस 2 I1 प्लस I2। आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 इज इक्वल I1 प्लस 2I1 प्लस 2I2, टोटल मिला के 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल 1, समीकरण नंबर 1। अब हम बात करते हैं बंद पास 2 की। तो बंद पास 2 में, बेटा जरा 2 में देखो, एक सेल वो भी चक्रण धारा के समान, धारा I2 भी चक्रण के समान और धारा I1 प्लस I2 भी चक्रण के समान, यानी कि इसमें सभी धाराएं, सभी विद्युत वाहक बल धनात्मक हैं, समान है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम सिग्मा ई इज इक्वल होता है सिग्मा आई आर, यानी कि 2 इज इक्वल, पहले 1 ओम में धारा कितनी है I2 प्लस 2 I1 प्लस I2। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2, टोटल मिला के 3, टोटल मिला के जब आप इसको करोगे तो ये आएगा आपका 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल 2, समीकरण नंबर 2। ठीक, दोनों बंद पास में किरचॉफ के द्वितीय नियम से हमने समीकरण बना लिए। अब इन समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। अगर हम इन सभी समीकरणों को सॉल्व करें तो देखो समीकरण 1 व 2 से, अब जरा ध्यान से देखना, समीकरण 1 हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, कितने का, 2 का, और समीकरण 2 में हम गुणा कर देते हैं 3 का। समीकरण 2 में 3 का कर देते हैं, इसमें 2 का इसमें 3 का, गुणा करने के बाद हम इनको जोड़ते हैं। हम यहाँ पे हिंट लिख लेते हैं, क्या हिंट हम प्रयोग करने वाले हैं, समीकरण 1 में तो गुणा किया 2 का और माइनस किया हमने किसमें, समीकरण 2 में 3 का गुणा करके। ठीक है, ये हमारी हिंट है। हम इसके आधार पे हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करोगे तो 6I1 प्लस 4I2 इज इक्वल 2, इसमें 3 का गुणा करोगे तो 6I1
प्लस 9I2 इज इक्वल 6 माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 4 में से 9 जाएगा, -5I2 इज इक्वल -4, यानी कि I2 5 इधर आएगा, I2 का मान आ जाएगा 4/5 एम्पियर। तो पहला तो मान आपका ये आ गया। इसके बाद फिर से वही कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में मान रख दो I2 का, समीकरण 1 में I2 का मान रखोगे तो ये क्या होगा, 3I1 प्लस 5, 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल 1, यानी कि 3I1 प्लस 2 इंटू 4/5 इज इक्वल 1। सॉल्व करोगे तो 3I1 इज इक्वल, ये उधर जाएगा, देखो ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 4 दूनी 8/5, 1 माइनस 8/5, यानी कि 3I1 इज इक्वल 5 माइनस 8/5, मतलब -3/5, 3 से 3 कैंसिल, तो I1 इज आया -1/5 एम्पियर। मान रख लिया तो I1 का मान कितना आया, -1/5 एम्पियर। जब इसका मान 1/5 एम्पियर आ गया, तब अगर आप बात करते हो I1 प्लस I2 कितना होगा, 4/5 माइनस 1/5, यानी कि ये जो आपका निकल के आएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल 3/5 एम्पियर। ठीक है, ये तीनों मान आपके निकल के आ गए। और यही पूछा जा रहा था कि जो धाराएं हैं अलग अलग प्रतिरोधों में, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना। इसमें I1 है, ये निकल आया, इसमें I2 है, ये निकल आया, इसमें I1 प्लस I2 है, तो ये भी निकल आया। तो इस प्रकार हम केवल करना क्या है कि हमको धारा का चक्रण निर्धारित करना है, बंद पास बनाने हैं। अभी तो 2 बंद पास बना है, हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में 3 बंद पास भी बने। तो जितने भी बंद पास बनेंगे, हम उन बंद पासों को बनाने के बाद उनमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, और किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगा के हम क्या करेंगे, धारा के चक्रण को निर्धारित करेंगे, और उसी चक्रण के आधार पे हम धारा के मान को ज्ञात कर लेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। तब तक के लिए धन्यवाद।